अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। रोहित, आज हम आपसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। एक इंसिडेंट तो हमने देखा कि जो अमेरिका में हुआ है आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, और कहा ये गया कि वो जो जिन्होंने मारने की कोशिश की कुछ लोगों को, और फिर उनका ये कहना था कि जी हम आफिया सिद्दीकी की मदद के लिए गए थे उनको जेल से निकालने के लिए, लेकिन खैर वो खुद भी वो आदमी मारा गया है। और उसका नाम मेरे ख्याल है मलिक फैसल अकराम नाम बताया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या चीज हुई थी? और दूसरा ये कि क्या दोबारा से आफिया सिद्दीकी के केस को सामने लाने के लिए सब कुछ किया गया, इसलिए कि लोग अभी तक काफी हद तक भूल चुके थे। पाकिस्तान में भी कोई खास जिसे कहना चाहिए जिक्र नहीं हो रहा, ना मीडिया में ना ही कहीं और। लेकिन एक बार फिर आफिया सिद्दीकी जो है वो फ्रंट न्यूज पे आ गई है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि हर जगह ही। किस तरह देखते हैं आप इस इंसिडेंट को? नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। देखिए, आफिया सिद्दीकी, अगर आफिया सिद्दीकी का स्ट्रेचर जो पहले हम समझें कि उनकी प्रोफाइल क्या है। वो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान में पली बड़ी हैं। उसके बाद वो स्कॉलरशिप पे गई बाहर पढ़ने। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने न्यूरो साइंसेज में पीएचडी की। ये एक चीज तो ये कि उनकी ये अचीवमेंट छोटी नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड से अचीवमेंट छोटी नहीं है। पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए कितने लोग हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाते हैं, और उसके बाद कोई आदमी फॉरेन चला जाए और वहां जाकर के वो भी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चला जाए, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक इमोशनल इशू जरूर है वो पाकिस्तान के लिए, और इसको लाइमलाइट में लाने का दोबारा काम किया गया है इस सिनेगॉग में, जो ये होस्टेज क्राइसिस थी उससे। पहली चीज। दूसरी चीज ये, इससे ये भी एक बार फिर से सामने आया कि किस तरीके का नेक्सस चल रहा है ये आतंकियों का। मतलब एक आदमी जो कि पाकिस्तानी नहीं है, वो ब्रिटेन का है, वो जाकर सिनेगॉग में होस्टेज रखता है कुछ लोगों को अमेरिका में, और वो एक पाकिस्तानी को छुड़वाने के लिए, मेरे को जो पता लगा उस हिसाब से उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, तो बट स्टिल वो पाकिस्तानी को छुड़वाने के लिए वो एक होस्टेज क्राइसिस बनाता है। और उसने घुसते के साथ ही, जो वीडियो में सुनाई दे रहा है, उसने घुसते के साथ ही बोला मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं होस्टेज रखूंगा। तो किस तरीके के नेटवर्क है, कहां से कहां ये नेटवर्क जा रहा है, और इसको पीछे से चला कौन रहा है, ये दो चीज। और फिर उसके बाद जब से तालिबान आया है यहाँ पर अफगानिस्तान में, तब से टेरर की ओर बहुत ज्यादा तवज्जो रही है पूरी दुनिया की। ये एक इंसिडेंट था कि अमेरिका इज ऑल्सो वल्नरेबल टू सच एक्टिविटीज। और इससे पहले भी एक और आदमी थे जनाब, वो भी जाकर के अमेरिका पे अटैक करना चाह रहे थे, जो कि अटैक से पहले ही अरेस्ट हो गया था वो आदमी। उसको भी 30-35 साल की सजा हुई है। वो भी आफिया सिद्दीकी को छुड़वाने के चक्कर में था। और ये आफिया सिद्दीकी को छुड़वाने के लिए ये सारे लोग कर क्यों नहीं इतना? इससे अगर कोई आदमी जाकर के कहीं पे होस्टेज क्राइसिस करता है या होस्टेज बनाता है, तो वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती जितनी बड़ी खबर आफिया सिद्दीकी बनती है। और अगर आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, या आपका ग्रुप लाइमलाइट में, आप रेडिकलाइज कर दीजिए कुछ यूथ्स को, और रेडिकलाइज करके ऐसी होस्टेज क्राइसिस बना दीजिए, तो उसके बाद होता क्या है कि आपका जो ग्रुप है जिसने ये काम करवाया है, वो लाइमलाइट में आ जाता है और फंडिंग पोर इन करने लगती है। यही चीज क्यों जितने भी टेरर अटैक होते हैं उनकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसलिए लेता है कि उसको पब्लिसिटी मिलती है, और पब्लिसिटी मिलती है तो फिर फंडिंग आनी शुरू हो जाती है, वो कहीं से भी आए। वो हो सकता है कि मदरसों से आए, या हर जुम्मे की नमाज के बाद एक चादर रखी जाए जिसपे कोई आदमी डोनेशंस दें लोग, और उससे आए, या एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आए कहीं से, कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आए, जो आए, लेकिन फंडिंग आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि ग्रुप के पास पैसा बढ़ता है। और पैसा बढ़ता है तो वो लोग अपने फार्म हाउस वगैरह कुछ कुछ खरीदते हैं, और कुछ कुछ अपनी जिंदगी ऐशो आराम की जीना शुरू करते हैं। साथ में वो ऐसे और लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, या करते हैं, और वो करते हैं। अभी फ्रांस ने भी 2-3 मस्जिदों को के ऊपर बैन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो भी ऐसे रेडिकलाइज करने का काम कर रहे थे, एंटीसेमिटिज्म फैला रहे थे। इनफैक्ट कान फिल्म फेस्टिवल होता है, वो उसी कान में एक मस्जिद पे बैन लगाया।
उसके बाद कुछ टाइम पहले एक और पेरिस के पड़ोस में एक मस्जिद पे बैन लगाया। तो फ्रांस में 2,500 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ये 3-4 मस्जिदें क्यों पकड़ी हैं? इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहे थे। अब जहां तक बात आफिया सिद्दीकी की, तो आफिया सिद्दीकी इन्वॉल्व थी या नहीं थी, ये तो अमेरिकन कोर्ट्स ने देखा और बताया भी, सजा भी दी गई। कोई तो एविडेंस रहा होगा। इनफैक्ट एक आदमी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ लेता है, यहाँ पर 90% यूथ का एक सपना होता है कि हम अमेरिका चले जाएं, और कोई आदमी अमेरिका में जाकर के न्यूरो साइंसेज में पीएचडी कर ले, वो भी मैसाचुसेट्स से, तो उसका करियर तो हाई फ्लाइंग होता है ना। वो हाई फ्लाइंग करियर छोड़ के अफगानिस्तान में क्या कर रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, वो एक लंबे टेन्योर तक 2002 से 2008 तक, जब तक वो पकड़ी नहीं गई, वो लापता थी, गायब थी, वो कंट्री से गायब थी। वो वहां से पाकिस्तान पहुंच गई थी और पाकिस्तान से भी गायब थी। अरेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि मैं कहीं पे NWFP में रह रही थी, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो तब से अमेरिका की कस्टडी में थी। ठीक है, बोला फाइन, हार्डली मैटर्स। तो वो यहां पर कर क्या रही थी, उनका काम क्या था? वो या तो वो हाउसवाइफ थी, ठीक है, हाउसवाइफ नहीं थी तो वो न्यूरो साइंटिस्ट थी। तो अफगानिस्तान में कौन सा न्यूरो साइंटिस्ट का काम होता है? और दूसरी चीज, उन्होंने अपने हस्बैंड को पाकिस्तान पहुंच के डाइवोर्स भी दे दिया था। जब डाइवोर्स हो गया था, उसके बाद वो गई थी अपने 3 बच्चों को लेके। तो इसमें कहीं ना कहीं सस्पिशन तो आता है ना कि ये हाउसवाइफ भी नहीं थी और ये न्यूरो साइंस के भी काम नहीं कर रही थी, तो अफगानिस्तान में क्या कर रही थी? दूसरी चीज, ये आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान ने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स, पाकिस्तानियों ने अपने इलेक्शन जीतने के लिए ही भले, कुछ एक यूसुफ रजा गिलानी साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये बोला कि पाकिस्तान की बेटी है। बड़ी अच्छी बात है। तो पाकिस्तान की बेटी तो वो भी थी, मलाला यूसुफजई, जिसको कोई पूछता ही नहीं पाकिस्तान में, और 99% लोग नोबेल प्राइज जीतने के बाद 99% लोग उसको सीधे सीधे मना कर देते हैं। ये एक कौम के लिए बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन होती है जब किसी टेररिस्ट के लिए आप प्रोसेशंस निकालें और एक नोबेल प्राइज विनर को आप पहचानने से इनकार कर दें। तो सिचुएशन वही हो चुकी है पाकिस्तान में। अब अचीवमेंट ये हो रहा है कि आपने इस्लाम के लिए कितने लोगों को मारा या मरवाया, ठीक है। तो ऐसे तो पाकिस्तान फिर और सिचुएशन, और पाकिस्तान इस सिनेगॉग इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान फिर रडार पे आ गया है, क्योंकि ये गेम पाकिस्तान के लिए किया गया था, पाकिस्तानी लेडी के लिए किया गया था। तो फिर रडार पे आ गया कि टेरर एक तो नेटवर्क कितना लंबा है और ये कहां से चल रहे हैं ये काम। तो इस पर ये आफिया सिद्दीकी का क्या? नहीं रोहित जी, मैं वही आपकी बात से ही एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा पाकिस्तान एक बार फिर रडार पर आ गया है, तो अब इस इंसिडेंट के बाद सारी दुनिया अब किस तरह देखेगी, और क्या ये चीज जो है हमें FATF में भी नुकसान कर सकती है, और बाकी चीजें जो हमें मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से जो बातें की जाती हैं, क्या वो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा? तो अगर ऐसा होगा वाकई में, अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा हो, इसका मतलब है कि ये सब कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो नहीं कराया, कोई ऐसा है जो अपने तौर पे ये कर रहा है? क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट तो पहले ही, जिसे कहना चाहिए कि उनकी तो नाक तक पानी आ चुका है, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इकोनॉमी को कैसे संभालें और बाकी चीजों को कैसे सही करें। तो ये जिस किसी ने भी करवाया है, आपके ख्याल से अब ये मजीद मुश्किल में डाल देगा और मजीद डैमेजेस आएंगे? देखिए, इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं दिख रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद नहीं बोल सकती, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही नहीं पता होता कि उसके यहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स थे या बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसके बारे में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता था। मतलब इन द सेंस कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो करगिल सिर्फ आर्मी कर गई, नेवी, एयरफोर्स को बाद में पता चला करने के बाद। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी बाद में पता चला जब बॉर्डर क्रॉस हो चुका था, ठीक है। तो इसको हम अभी बहुत, इट्स टू प्रीमेच्योर के कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर गई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, उनके ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक था। 3 अटैकर्स इंतजार कर रहे थे, एक के बाद एक लाइन से अटैक करना था। तो अगर प्रेसिडेंट को नहीं पता कि उनकी आर्मी के लोग उन्हीं के असैसिनेशन की काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब पाकिस्तान तो भगवानी मालिक है। अब जहां तक आते हैं कि FATF में हो सकता है इस पर कुछ ना हो, लेकिन FATF में हलीम शाह वाला जरूर जा सकता है केस, जो हलीम शाह जो दिखा रही हैं कि मैं पैसा लेके आई हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
तो उन्होंने एक चीज तो डिक्लेयर कर दी कि मनी लॉन्ड्रिंग अब भी चल रही है, और ये चीज वहां पर जरूर अगर कोई उठाएगा तो बहुत सीरियस बनेगा कि तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग तब भी चल रही है, इतना पैसा ये टेररिस्ट को, और पता नहीं ऐसे कितनी हरीम शाह ले जाकर के पैसा टेररिस्ट को दे रही लेकिन हो, तो फिर कोई क्या करेगा। रोहित जी, हरीम शाह ने उसके बाद दूसरी वीडियो भी तो डाल दी है कि जी मैं तो ऐसा कुछ कर रही नहीं थी, और ये तो मैं बस यहीं से किसी से पैसे लिए थे, और वो साहब भी नजर आ रहे हैं और वो भी पीटीआई के ही हैं, और उनका कहना है कि जी ये मेरे पैसे हैं और मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए दिए थे। अब जब होता यह है कि जब फंस गए और पता लगा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो फिर तो भैया ऐसे आपकी आवाज नहीं, ढूंढने पड़ते हैं ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। जब जब आप ऐसे जब आप फंस गए केस में, तो ऐसे 50 भाई ढूंढने पड़ते हैं ना कि भाई बचा लो, तो फिर तो ढूंढ के निकाला ही गया होगा। तो पहली वीडियो क्या नशे में बनाई थी, कौन सा नशा था। तो ये कहने की बात है। और जहां तक बात यह है कि फर्स्ट वीडियो भी कुछ बोलती है, अगर सेकंड वीडियो भी है तो फर्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ बोला गया, वो कैश सामने रखा है। अब जहां तक बात कि ये क्या ऐसी कोई और हलीम शाह भी हैं जो वहां कैश ले जाकर दे रही हैं, और वो कैश किसके लिए यूज हो रहा है, उसी मनी लॉन्ड्रिंग में तो। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग की एक कंप्लेंट लॉन्च करके उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी मान रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग जब हो रही थी, जब पैसा जा रहा था, उस समय गवर्नमेंट सो रही थी। उसके बाद उठी और फिर उसके बाद दिखा कि नहीं यार, इस पे हम कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। तो एफएटीएफ क्यों ना माने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और एफएटीएफ क्यों ना माने कि एक हलीम शाह ने वीडियो बना दिया, हो सकता है 50 ने ना बनाया हो। तो इसमें मैटर अब आगे किस तरीके से टर्न लेगा, वी डोंट नो। एफएटीएफ के सामने हो सकता है ये चीज रखी जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक काफी अजीब सी वीडियो थी, और उसके बाद खैर वो जैसे होता है कि जी पकड़े गए, तो उसके बाद 2-4 लोग पकड़ के ले आए कि नहीं जी हम ये नहीं कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोहित यूसुफ साहब की। मोहित यूसुफ साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के तरफ जाने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अफगानिस्तान से क्या बात होगी, वहां पे जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ड्यूरल लाइन पे बात होगी, जो हम मुसलसल फेंसेस लगा रहे हैं और वो निकालते जा रहे हैं, नहीं मान रहे, या फिर कुछ और मजीद कोई और पॉइंट्स भी हैं जिसपे की बात की जा सकती है? हमें तो जो मोहित यूसुफ साहब के पास से जो रिलीजेस हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो रिलीज हैं, उससे ही पता चल रहा है कि ये जाके बात तो करेंगे ड्यूरल लाइन फेंसिंग की। दूसरी चीज ह्यूमैनिटेरियन एड की, ठीक है। तीसरी चीज ये बात करेंगे वहां पे जो स्किल्ड लेबर वहां से पाकिस्तान आ गई है उनको वापस भेजने के लिए, या वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो सारे के सारे वहां से निकल गए थे, उनके लिए। लेकिन अगर पीस की बातचीत करने जा रहे हैं मोहित यूसुफ, बोला ऐसे ही है कि हम लोग बॉर्डर फेंसिंग पे बात करेंगे, तो ये तो नहीं बोलने जा रहे होंगे कि भैया ठीक है आप भी 10 गोले चलाओ, हम भी 10 गोले चलाते हैं, देखते हैं जो जीत जाएगा वो लगा लेगा। ऐसा तो नहीं ना, पीस की बात करने जा रहे हैं। तो उससे एक रात पहले बॉर्डर पे फायरिंग हुई और 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी खबर आ रही है, तालिबान ने ही बोला है। और दूसरी चीज वहां एनडब्ल्यूएफई खैबर पख्तूनख्वा में कल रात टीटीपी ने एक पुलिस स्टेशन अहमदजाई पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, 4 पुलिस वाले वहां मारे गए। तो पीस टॉक्स से एक रात पहले अगर ऐसा अटैक होगा तो पीस टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होंगे, ये तो बहुत क्लियर है। मुझे भी समझ में आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि अटैक्स हुए हैं और बीच में दोनों के बीच में कंडीशन सीरियस है, दोनों के बीच में बातचीत, ट्रस्ट नहीं है बहुत ज्यादा। तो कितना सक्सेसफुल होगा वी डोंट नो। दूसरी चीज कहीं एक इंटरनल टसल भी दिख रही है। इंटरनल टसल ये कि बात कौन करेगा, बात मोहित यूसुफ करेंगे। ये बात इससे पहले कौन करते थे, फैज अहमद करते थे। अब वो कोर कमांडर है, क्योंकि आर्मी का ऑफिसर नहीं जा सकता बात करने के लिए, इसलिए किसी और को भेजना लाजमी था। तो या तो शाह महमूद कुरैशी जाते, शाह महमूद कुरैशी तो अभी यूरोप टूर से लौटे हैं, या फिर शाह महमूद कुरैशी नहीं जा, कोई सिचुएशन होगी कि नहीं जा सकते थे, तो एनएसए को भेजा जा रहा है। आईएसआई चीफ पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इमरान खान, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं बीच में कुछ गेम है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन में बाद ये क्लियर हो जाएगी, अभी नहीं क्लियर दिख रहा। और इन टॉक्स से कितना के एक बार तो ये क्लियर कर ही चुके हैं पाकिस्तान के, हम दोनों के बीच में सारी बात हो गई और अब आराम से हम लोग तालिबान से बात करके फेंसिंग लगाएंगे।
फिर भी तो बीच में लड़ाई चलती रही, और टीटीपी का लेकिन इशू भी सामने जरूर आएगा। नहीं, बिल्कुल टीटीपी का इशू भी आएगा, लेकिन रोहित जी पाकिस्तान ने तो इतनी मदद की है तालिबान की गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में, उनको सामने लाने में, और हमेशा हर बात में मानते भी रहे हैं, चाहे शेख रशीद साहब हो या दूसरे मिनिस्टर्स, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने उनको यहाँ पे पनाह भी दी, उनका इलाज भी करवाया है, यहाँ पे बहुत से ऐसे जिनकी फैमिलीज भी रहती हैं। उसके बाद ये टसल क्यों हो रही है आपके ख्याल से, कि जो बॉर्डर पे जो है इस किस्म के हमारे लोगों को मार रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं? ये तो शुरू में लग रहा था कि बड़े अच्छे टर्म्स हैं, क्योंकि हमने ही तो उनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाई है इतना ज्यादा उनकी मदद करके। तो अब ये फायरिंग और ये सब कुछ आपके ख्याल से ये क्यों कर रही है तालिबान की गवर्नमेंट? देखिए, मुझे ये एक चीज तो बहुत क्लियर है कि तालिबान का की जो जैसे बोलते हैं रीन्स, वो कहीं और हैं इस समय। वो ना आईएसआई के हाथ में, क्योंकि आईएसआई चीफ चेंज हो चुके हैं, ना वो कभी भी आर्मी चीफ के हाथ में नहीं थे। तो प्रॉब्लम आ रही है, जिसको बैठाया वही उसी से प्रॉब्लम आ रही है। देन एक इंटरनल टसल भी है हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का, वो भी सामने कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। तो ये चीज अभी थोड़े दिन बाद और क्लियर होगी, अभी तक बहुत क्लियर नहीं है कि ये कहां से ये वायलेंस इंसाइट हो रही है। हो सकता है ये वायलेंस पेशावर से इंसाइट हो रही हो, आर्मी चीफ को बदनाम करने का, तो मे बी इट इज जस्ट माई स्पेक्यूलेशन, मेरे पास कोई ऐसी इंटरनल खबर नहीं है, सच तो ये। तो और हो सकता है ये हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की आपस की लड़ाई हो जो कि सामने आ रही हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं। कुछ दिन बाद ये क्लैरिटी सामने आएगी, तब पता चलेगा कि ये हो कैसा रहा है। होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हु इज द मेंटर, दोबारा तख्त पे, दोबारा गद्दी पे काबिज कराने वाला ही पाकिस्तान था, तो वो उसको तो बिल्कुल नहीं अटैक करना चाहेगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो कोई कैलकुलेशन कहीं बिगड़ी है, ये कैलकुलेशन कहां बिगड़ी है अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आ जानी चाहिए कुछ दिन। लेकिन अगर ये चीज बढ़ती गई और ये एक तरह से कहना चाहिए कि ज्यादा ये झगड़ा लंबा हो गया, तो उससे नेबरिंग कंट्रीज को भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन मची हुई है ड्यूरल लाइन को लेकर, और बाकी कंट्रीज आराम से चिल मार रही हो, ऐसा तो नहीं होगा। इसका असर कुछ ना कुछ जो बाकी के साथ साथ जो कंट्रीज हैं उन पे भी पड़ेगा। क्या इस बात को आप एग्री करेंगे? पहली चीज तो ये बढ़ेगी ही, ये कम होती नहीं दिख रही अनटिल अनलेस एक रेडिकल चेंज आए हर चीज में। रेडिकल चेंज का मतलब या तो तालिबान की हायरार्की चेंज हो, हक्कानी नेटवर्क हटे और इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, तब तो पीस आ सकती है, वरना अभी जो हुक्मरान बैठे हैं वही तो ये करवा रहे हैं। दूसरी चीज, या पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो, ठीक है, दो चीजों में से एक। तीसरी चीज ये, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे टेंशन रहती है तो ये इंडिया के लिए तो बुरी खबर नहीं है किसी के लिए हो, इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनका फोकस उस साइड जाएगा, और इंडिया चाहता है कि अपना फोकस दूसरी साइड रखे, यार हमें हम लोग ठीक है, वी आर हैप्पी। दूसरी चीज ये कि वर्ल्ड का फोकस क्या होगा, वर्ल्ड भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे टेंशन बने। द रीजन बीइंग कि अफगानिस्तान मोर ओवर लाइक अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान बिहेव कर रहा था 15 अगस्त के बाद, इनिशियल कुछ दिन तक। उसके बाद अब टेंशन आया, तो हमें खुद मुख्तारी दिख रही है तालिबान में, तो तालिबान अपने रिलेशंस खुद बना सकता है। इंडिया ने एक 3 रसद भेज दी है मेडिकल एड की, अब हम गेहूं भी भेजने वाले हैं, व्हीट भी भेजने वाले हैं। तो ये तालिबान हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान से उसके तनातनी बढ़ रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने रिलेशंस बेटर बना रहा है। एक तालिबान का एक तबका या एक छोटा एक पोर्शन, वो अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रखता है। अब मैं उसमें एक आदमी का नाम बताऊं तो स्तनकज़ई, यानी कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, उनके अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, और वो हो सकता है कि वो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं लूप में ले रहे हो कि हमसे आप बेटर रिलेशंस बना लीजिए, हम पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, ना हम पाकिस्तान की डिक्टेशंस पे काम करते हैं, लेट्स गो इन फॉर फर्दर बेटर टॉक्स। और एक आदमी जिसका नाम है अमरुल्लाह साले, वो अमेरिका से बड़े अच्छे रिलेशंस रखते हैं, साथ में हामिद करजई वहां बैठे हैं, वो अच्छे रिलेशंस रखते हैं, अब्दुल्ला अच्छे रिलेशंस रखते हैं। तो ये सब मिल करके अमेरिका से साठ गांठ तो कर सकते हैं।
माइंड माय वर्ड्स, अमेरिका से 60 बार तो कर सकते हैं, बट तालिबान के रैंक्स में चेंज हो, और तालिबान के रैंक्स में चेंज क्या होगा वो हमें आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान से तो उसके रिलेशंस खराब होते दिख रहे हैं साफ। बिल्कुल, और जैसा कि हमने देखा ही है कि पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है। एक दिन हम सोचते हैं कि शायद इनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, दूसरे दिन नहीं होते, या अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं अमेरिका के साथ तो अब किसी किस्म का कुछ हो नहीं सकता अफगानिस्तान का, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ भी पॉसिबल है, तो इनके अगर रिलेशंस दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे और सही करने की, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि जाहिर है ड्यूरेंट लाइन को मान नहीं रहे, और अब हमें ही आके दिखा रहे हैं। कई उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैं देखती रहती हूँ, ट्वीट्स भी आती रहती हैं, उनके टीवी इंटरव्यूज भी आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और उसमें वो काफी उनका लहजा और कहना चाहिए उनका स्टाइल जो है वो पाकिस्तान को लेकर काफी बदला हुआ है। इस पे हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी। रोहित जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्वाइन करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।